नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के वार का, जिसमें सबसे पहले बात होगी सनातन पर विपक्षी पार्टियों के स्टेटमेंट की। इस पर जमकर सियासत हो रही है और बयान दर बयान सामने आते जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी कर रही है पलटवार। अगली खबर आपको बताएंगे मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर। अगली खबर का रुख करेंगे। नई संसद में कर्मचारियों की पोशाक बदली गई है, जिस पर कांग्रेस ने अब सवाल उठाए हैं। डिटेल में आगे दूंगी जानकारी। अगली खबर के लिए प्रिया का रुख करेंगे। देखिए, यूपी सरकार ने 240 मदरसों को बंद करने का फैसला किया है, तो वहीं उत्तराखंड के मदरसों में अब संस्कृत पढ़ाई जाएगी। इसको लेकर क्या रिएक्शन और क्या प्रावधान किए जाएंगे, इस पर हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले रुख करेंगे आयुष का। 4 के वार में आखिर में बात होगी। मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नासिर जुनैद हत्याकांड में लगातार तलाश चल रही थी। क्या अपडेट है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगी पूर्णिमा मिश्रा। एक और बयान सनातन धर्म को लेकर आ चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बाद अब शिक्षा मंत्री पोनमुडी ने सनातन को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी कि बवाल लगातार बढ़ा और इस वक्त राजनीति के गलियारों में जुबानी जंग तेज है। बीजेपी ने फ्रंट फुट पर आकर सनातन पर टिप्पणी करने वालों को जमकर घेरा। सनातन पर छिड़ी जंग अभी जारी है और आने वाले वक्त में ये और बढ़ती नजर आई। सनातन पर वार, अब प्रहार। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழிச்சு கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். सनातन पर आघात नहीं बर्दाश्त। सियासी गलियारों में जोर से शोर। सनातन पर फिर छिड़ा संग्राम। पहले हिंदू धर्म, फिर सनातन। सत्ता के गलियारों में जोर से शोर मचा है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने जब से सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की, तब से ही लग रहा था कि पूरे देश की सियासत में अब बयानों की बाढ़ सी आने वाली है। और हुआ भी कुछ यूं ही। चलिए सबसे पहले आपको उदयनिधि स्टालिन का वो बयान सुनवाते हैं जहां से फसाद की शुरुआत हुई। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். स्टालिन साहब के इसी बयान से बीजेपी के नेता नाराज हैं। कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया है। यहां तक कि विपक्षी गठबंधन INDI पर भी बीजेपी के मंत्री सवाल खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इतने बड़े बयान पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी आखिर चुप क्यों है। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख खुदा करके देखेगा। यानी सनातन हिंदू धर्म को जिस तरह से उन्होंने अपशब्द यूज किया, मैं मेरी वाणी से वो अपशब्द भी बोलना नहीं चाहता हूँ। वो हर एक हिंदू धर्म का अपमान है और वही मुझे लगता है कि उनकी नीति है। सनातन को समाप्त करने की औकात तो किसी की भी नहीं है, चाहे कोई रहे। किसी ने कहा HIV है, एड्स है सनातन, किसी ने कहा मलेरिया है, किसी ने कहा डेंगू है, किसी ने कहा कुष्ठ रोग है। हे प्रभु, सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी तो मत और पंथ हैं। इसके अलावा भी कई बीजेपी नेताओं ने उदयनिधि स्टालिन के जरिए विपक्षी गठबंधन INDI को घेरना शुरू कर दिया। राजस्थान के दौसा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने बड़ा बयान दिया। कहा कि फिक्र मत कीजिए, POK अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। POK अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। POK अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सनातन विरोध में कही गई बात पर तंज कसा है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को देश को जवाब देना चाहिए कि संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम इनके गठबंधन के नेता कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम, धर्म की धज्जियां उड़ाने का काम, सनातन धर्म को धज्जियां उड़ाने का काम और धर्म को जड़ से खत्म करने का काम डेंगू, मलेरिया और एड्स के साथ तुलना करके ये कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और श्रीमान राहुल गांधी विदेशी धरती पर बैठकर
ज्ञान बांट रहे हैं। सनातन को लेकर आखिर इतना जहर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, फाड़ 24। और इसी बीच कर्मचारियों की नई पोशाक तैयार की गई है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी, संसद के विशेष सत्र में कर्मचारियों को नई पोशाक मिलने वाली है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दोनों सदनों के मार्शल की पोशाक भी बदली जा रही है। तो इस नए जो सत्र होने वाला है आगे, उसमें मार्शल कुछ इस अंदाज में नजर आएंगे। और अब पोशाक बदलने को लेकर के भी सियासत जोरों पर है। ये दो तस्वीरें, दो शख्स आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। पहला शख्स जो आपको नजर आया, कुछ इसी तरीके से मार्शल इस लुक में नजर आते थे, लेकिन अब उनकी पोशाक बदलकर कुछ इस तरह की हो जाएगी। और अब इस पूरे मामले पर भी सियासत जोरों पर है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने नई पोशाक पर सवाल उठाए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। देखिए किस तरीके के सिंबल्स हैं, ये बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि उसके ऊपर कमल के फूल बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि हम राजनीति नहीं करते, तो आप तो पार्लियामेंट के अंदर घुस के राजनीति कर रहे हैं। अगर इस तरीके से मार्शल पे कमल के फूल लगाए गए तो इसका विरोध किया जाएगा, इसकी मुखालफत की जाएगी। इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि मार्शल को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करे और 2024 के इलेक्शन का उनको मोहरा बनाए। मेरे सहयोगी अक्षय राय खबर पर ताजा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, राशिद अल्वी को अभी हमने सुना और अब जाहिर तौर पर इस पर सियासत हो रही है। इसे भी 2024 से जोड़कर देखने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल शिखा, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट ने ड्रेस को तैयार किया है और 18 से 22 सितंबर के बीच में जो विशेष सत्र, मानसून सत्र बुलाया गया है, उसमें पुरानी संसद से नई संसद में प्रवेश किया जाएगा। और 19 तारीख ऐसा बताया जा रहा है कि गणेश चतुर्थी के दिन विधिवत पूजा पाठ के द्वारा नए संसद भवन में प्रवेश किया जाएगा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जो ड्रेस डिजाइनिंग है उसको लेकर के कांग्रेस के जो चीफ व्हिप हैं मणिकम टैगोर, उनका साफ तौर पर कहना है कि कमल का फूल ही क्यों, टाइगर या फिर और कुछ क्यों नहीं, मोर क्यों नहीं। अब सवाल ये है कि बीजेपी, वो बोलते हैं कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह नहीं है टाइगर और मोर, इसलिए वो नहीं रखा गया है। साफ तौर पर है कि कांग्रेस अब निशाना साधने लगी है बीजेपी पर कि वो संसद के अंदर भी वो राजनीति कर रहे हैं, जैसा राशिद अल्वी ने स्टेटमेंट दिया। और साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि सचिवालय कर्मचारियों को, सुरक्षा के जो कर्मचारी हैं, कमांडो जो हैं, मार्शल जो हैं, उनके लिए ड्रेस डिजाइनिंग की जा रही है और सभी अलग अलग ड्रेसों में नजर आएंगे। जैसे कि मार्शल्स की अगर बात करें तो मणिपुरी जो पगड़ी होगी वो धारण करेंगे। इसके अलावा जो और कर्मचारी हैं वो ये अगर गुलाबी रंग का देखा जाए तो वो सदरी पहनेंगे और शर्ट पहनेंगे। इसके अलावा अगर सुरक्षा की जो कर्मचारी हैं पारंपरिक परिधान में नजर आएंगे। हालांकि इसको लेकर सियासत जोरों पर है। बहुत धन्यवाद अक्षय आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं यूपी के 240 मदरसों की मान्यता खत्म की जाएगी, इस वक्त की बड़ी खबर है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों ने एक सूची भेजी है। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद को ये सूची भेजी गई है। 240 मदरसों में पढ़ने के लिए छात्र ही नहीं है। मदरसों ने खुद की मान्यता खत्म करने के लिए लेटर भेजा है। मदरसे में कम से कम 150 छात्रों का होना अनिवार्य है, लेकिन जो सूची बनाई गई है उसमें अधिकांश ऐसे मदरसे हैं जिनमें बच्चे पढ़ने के लिए पहुंचते ही नहीं हैं। मऊ, अंबेडकर नगर, लखनऊ, अमरोहा के मदरसे इसमें शामिल है और अब उनकी मान्यता को समाप्त किया जाएगा। इसको लेकर लंबे वक्त से काम चल रहा था और अब जो जानकारी है वो ये कि यहाँ पर अधिकारियों को एक सूची भेजी गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। 117 मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने फैसला लेते हुए ये आदेश जारी किया है। 117 मदरसों में संस्कृत की क्लासेस भी ली जाएंगी। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। ये बड़ी और अहम खबर। तो उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने एक अहम फैसला लिया जिसके तहत 117 ऐसे मदरसों को चुना गया है जहां संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। तो उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाने जाने की जानकारी है। वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है।
लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता आदर्श सिंह और हमारे साथ देहरादून से संवाददाता पवन हमारे साथ कनेक्ट हैं। आदर्श, कई ऐसे मदरसे चुने गए हैं जिनको खुद ही मान्यता दरअसल उनकी खत्म की जाएगी, क्या और जानकारी है? क्या सरकार की तरफ से जो सर्वे हाल में कराया गया था उसके बाद ये रिपोर्ट आई है या ये अलग मामला है? देखिए, अगर हम यूपी में मदरसों की बात करें तो करीब 16,460 मदरसे हैं और इसमें से 560 ऐसे हैं जिनको सरकार द्वारा अनुदान मिलता है। और इनमें से अब जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं सभी जिलों के, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसको कंबाइंड किया गया है और इसमें ये निकल कर आया है कि करीब 240 ऐसे मदरसे हैं जो मानक के अनुरूप नहीं है या मानक के विपरीत हैं। उसमें कहा यह भी जा रहा है कि करीब 150 से कम छात्रों की संख्या वाले ऐसे बहुत सारे मदरसे हैं जो आजमगढ़ के साथ साथ इसके आसपास ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे पाए जाते हैं। और इसी वजह से मदरसा बोर्ड की जो आज बैठक हो रही है उसमें इस बात को लेकर अधिकारियों और मदरसा बोर्ड के जो सदस्य हैं उनके बीच में विवाद भी हो रहा है, गहमागहमी भी हो रही है। अधिकारियों का कुछ और तर्क है तो वहीं जो मदरसा बोर्ड के सदस्य हैं उनके कुछ और तर्क हैं। इस बात को लेकर विवाद भी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि 240 मदरसों की मान्यता जो है, जो 16,460 में से शामिल हैं, इनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। इसमें से कई ऐसे भी हैं जो सरकार द्वारा अनुदानित हैं। को लेकर अब आगे किस तरीके की तस्वीर सामने आएगी वो देखना अहम होगा। देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन लाल भी जुड़े हैं। अगर वहाँ की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है पवन लाल चंद, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया, क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं और इसके बाद किस तरीके की कवायद वहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए, उत्तराखंड में संस्कृत हिंदी के बाद दूसरी एक तरह से राजकीय भाषा का दर्जा संस्कृत को मिला हुआ है, लेकिन जो तमाम मदरसे थे उनमें संस्कृत को लेके थोड़ा सा एक हेजिटेशन देखा जा रहा था। जिस तरह से आपने बताया कि उत्तराखंड के जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है शादाब शम्स, उन्होंने ऐलान किया है कि उत्तराखंड के 117 मदरसों में अब हम जब एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी में संस्कृत भी एक सब्जेक्ट के तौर पर शामिल है, तो उसको भी पढ़ाया जाएगा। तो कुछ मुस्लिम तबकों ने इसका वेलकम भी किया, लेकिन कुछ लोगों में थोड़ी नाराजगी भी है। लेकिन ये तर्क है शादाब शम्स तक, देखिए उत्तराखंड देवभूमि है और संस्कृत राज्य की दूसरी भाषा है, और अगर राज्य की दूसरी भाषा संस्कृत को अगर मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे तो नेचुरल जो मनों में जो फर्क की बात होती है वो दूर होगा। तो देखना दिलचस्प होगा अब किस तरह से इसको लागू किया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड के जो वक्फ बोर्ड है उसने फैसला ले लिया कि मदरसों में वो संस्कृत को पढ़ाएंगे। ठीक है, दो बड़े फैसले हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से निकलकर सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श आपका, पवन लाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच में G20 शिखर सम्मेलन के शानदार आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम में आए मेहमानों को गिफ्ट हैम्पर दिए हैं और इस हैम्पर में देश के अलग अलग राज्यों में बने एक से बढ़कर एक तोहफे हैं। पीएम मोदी ने जो गिफ्ट हैम्पर दिया है उसमें सुंदर बॉक्स में 9 चीजें शामिल हैं, जिसमें पीतल की पट्टी के साथ शीशम की लकड़ी का संदूक है, उसमें कश्मीरी पश्मीना शॉल है, सुंदरबन मल्टीफ्लोरा मैंग्रोव शहद है, कश्मीरी केसर है, पेको दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय है, जिगराना इत्र है, अराकू कॉफी उसमें शामिल है, खादी वस्त्र और कॉइन बॉक्स को शामिल किया गया है। ये वो तमाम गिफ्ट्स हैं जो इन गिफ्ट हैम्पर का हिस्सा है। G20 में आए मेहमानों को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये तोहफा दिया गया है। जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी को पीएम ने कांजीवरम का स्टोल भेंट किया है। कांजीवरम भारत में काफी प्रसिद्ध है। कांजीवरम का नाम दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव तमिलनाडु के कांचीपुरम से लिया गया, जहां से शिल्प की उत्पत्ति हुई। और कांजीवरम स्टोल शुद्ध शहतूत रेशम के धागों से कुशल बुनकरों ने बनाया। ये बहुत ही टिकाऊ और मजबूत कपड़ा होता है और इसे जिस डब्बे में दिया गया उसे कदम की लकड़ी से तैयार किया गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की पत्नी को उपहार कदम की लकड़ी के बॉक्स में दिया गया है, जिसमें असम स्टोल है। कर्नाटक के कारीगरों ने इस बॉक्स को तैयार किया है। असम के मुगार रेशम का स्टोल इसमें शामिल किया गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति की पत्नी को कश्मीरी पश्मीना स्टोल प्रधानमंत्री की तरफ से तोहफे में दिया गया है और पेपर माची का ये बॉक्स दिया गया है ब्राजील के राष्ट्रपति की पत्नी को प्रधानमंत्री की तरफ से तोहफे के तौर पर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की पत्नी को कश्मीरी पश्मीना स्टोल, पेपर माचे का बॉक्स और जम्मू कश्मीर में तैयार किया गया बॉक्स है, जिसमें इन उपहारों को सम्मिलित किया गया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की पत्नी को खास तोहफा बनारसी सिल्क स्टोल और एबनी जाली बॉक्स दिया गया है।